हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सीख लिया था। अब देखो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, जिसमें है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो फैराडेज लॉज में देखिए, यदि बात करें तो देखो, वैसे तो देखा जाए तो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिनके बेसिस पे उसने कुछ लॉज दिए थे। तो अब देखो, एक्सपेरिमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो उसने जो फाइनली जो लॉज निकाल के दिए उसको समझते हैं। उसके बाद उसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि ऐसा उसने किस बेसिस पे कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। यदि फर्स्ट लॉ की बात करें इसकी, तो देखो फैराडे ने बताया कि किसी कोइल, कोई भी कोइल, जैसे एक लूप है या उसमें काफी वाइंडिंग्स हैं तो एक कोइल बोलते हैं उसको हम। तो किसी भी एक कोइल से जो पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हम सीख चुके हैं। यदि किसी कोइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज, तो उस कोइल के अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। EMF मतलब जैसे बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऐसे उस लूप में भी एक EMF मतलब एक बैटरी जैसी बन जाती है, तो उसको इंड्यूस EMF बोलते हैं। अब देखो, जब बैटरी जैसी बन गई और यदि वो सर्किट कंप्लीट है तो उससे करंट भी फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, उस कोइल से जब करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा तो उस करंट को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, और ये फिनोमेना जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो फर्स्ट लॉ में नोट करेंगे बेटा, लिखेंगे कॉपी में। फर्स्ट लॉ में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो EMI। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with any coil changes with time, magnetic flux associated with any coil changes with time, then an EMF will generate in this coil. It is called induced EMF. And if circuit is complete, then a current start flowing in this loop for coil जो भी है, in this loop, it is called induced current. जब इस लूप से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा उस करंट को इंड्यूस करंट बोलेंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। एंड दिस फिनोमिना ऑफ जनरेटिंग induced EMF or induced current is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी लूप से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस लूप के अंदर एक EMF जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा,
और उस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो कंप्लीट फिनोमिना है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की बात करते हैं। अब देखो, फर्स्ट लॉ तो बताता है उस फिनोमिना के बारे में, एक्चुअल में फिनोमिना क्या है। सेकंड लॉ जो ये इंड्यूस ईएमएफ आया है, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो देखो, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाया कि जो ये इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसकी रेट ऑफ चेंज क्या है। यदि फ्लक्स स्पीड से चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, यदि फ्लक्स धीरे धीरे चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, कम। तो देखो, उन्होंने सेकंड लॉ के थ्रू बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है, स्मॉल ई से मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो पहले सेकंड लॉ को लिखेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे। तो सेकंड लॉ में लिखेंगे magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF is equal to, magnitude of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux। ये इंड्यूस ईएमएफ है। इसका मतलब यदि किसी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है टाइम के साथ, मतलब उसकी जो रेट ऑफ चेंज है टाइम के साथ, वो इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, ये इंड्यूस ईएमएफ मतलब बेटा ऐसे ही है कि जैसे एक सेल का ईएमएफ होता है, ऐसे ही एक इसमें भी एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, एक सेल की तरह काम करने लग जाएगा ये, जिसका मैग्नीट्यूड, जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वैसे यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो है वो डी फाई बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, यहां भी मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं डी फाई बाई डी टी के, क्योंकि उधर मैग्नीट्यूड है मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये रेट ऑफ चेंज को भी हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो ये है सेकंड लॉ, सेकंड फैराडेज लॉ। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पर। देखो, एक तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो लेट किसी कॉइल के अंदर से जो पास करने वाला फ्लक्स है टाइम के साथ कुछ ऐसा दे रखा है, फाई इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। तो पूछा है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2। देखो, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है। t इक्वल टू 2 पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना, मतलब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो ये होगा डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6t प्लस 2। तो एट ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 बोला है, तो एट टी इक्वल टू 2 की यदि बात करें तो ईएमएफ आ जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14 वोल्ट, यदि ये वेबर में है तो। फ्लक्स किस में है, वेबर में, तो ये आ जाएगा वोल्ट में। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। उसने कहा था जो फ्लक्स है किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो है वो है टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। फाइंड टाइम व्हेन इंड्यूस्ड ईएमएफ in the coil become 0। वो टाइम बताओ जब इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाए, 0। तो हम कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी, और ये क्या हो जाए, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन करो, उसको 0 करो, क्या आंसर आता है बताओ। तो देखो ये है टी स्क्वायर। अब देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे,
तो इसमें पहले टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, या आएगा 2t, e की पावर माइनस टी को एज इट इज रहने दो, फिर प्लस e की टी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, e की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर माइनस टी इंटू -1, तो ये प्लस जो है ये क्या बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 2t e की पावर माइनस टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ लोग इसको कैसे सोल्व कर देते हैं, ध्यान से देखना। कहेंगे देखो 2t e की पावर माइनस टी इक्वल हो गया टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी, बिल्कुल सही बात है। फिर कहेंगे देखो e की पावर माइनस टी से e की पावर माइनस टी कट गया, बिल्कुल सही बात है। t से t भी कैंसिल हो गया, अच्छी बात है, तो आ जाएगा t इक्वल टू 2, मतलब 2 सेकंड पर ईएमएफ, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो 0 होगा। लेकिन बेटा ऐसे करने से देखो हमने थोड़ी सी मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी। वो क्या है कि देखो जैसे हम इनको काट रहे हैं, जब दोनों तरफ से ऐसे e की पावर माइनस टी को हटा दिया, t को हटा दिया, तो ऐसा करने से हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन मिस हो जाए। ऐसा इसलिए बेटा जब दोनों तरफ से ऐसे काटते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना होता है कि दोनों तरफ से जिसको काट रहे हैं हम, वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यदि 0 होगी तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। तो देखो e की पावर माइनस टी की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, इनफाइनाइट पे जाकर के 0 होगी, जो कि इनफाइनाइट आता नहीं है, तो वो कंसिडर नहीं करना है। लेकिन t को जब हम काट रहे हैं तो t तो 0 हो सकता है। तो ऐसे केस में देखो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सोल्व थोड़ा प्रॉपर तरीके से करो। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो इस बात को समझ जाएंगे। बाकी देखो ऐसे सोल्व करने की कोशिश किया करो। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से e की पावर माइनस टी कॉमन आएगा, t कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस, यहां से बचेगा t और बचेगा t e की पावर माइनस टी। देखो t कॉमन आ गया, e की पावर माइनस टी कॉमन आ गया, बच गया 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0। अब देखो तीन चीजें हैं, 2 माइनस टी, टी और e की पावर माइनस टी, तो तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखता हूं उसको। यहां पे तीन पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं। पहली है 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, सही। दूसरा है t इज इक्वल टू 0, ये भी एक सॉल्यूशन है। तीसरा है e की पावर माइनस टी इज इक्वल टू 0, ये नेवर। इनफाइनाइट पे होगा यदि उसको कंसिडर करना है तो, यदि नहीं करना इनफाइनाइट को तो देखो वैसे हम इनफाइनाइट को कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पे, तो e की पावर माइनस टी कभी 0 नहीं होगा, तो ये सॉल्यूशन तो आएगा नहीं। लेकिन इसका मतलब दो टाइम आएंगे, t की पावर t 0 और 2 सेकेंड, ठीक है। यदि इनफाइनाइट को कंसिडर करते तो एक आंसर हो आता है इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना पूरा सॉल्यूशन है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें तुम जल्दीबाजी में t इक्वल टू 2 टिक करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन ध्यान रखना t इक्वल टू 0 इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? तो ये था फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आगे समझेंगे, पहले इसको नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छे से नोट करो बेटा, इसको लिख लिया होगा, मिटा देता हूं बेटा। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं लेंज लॉ। देखो बेटा फैराडे ने तो क्या बताया था, सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। इसके बाद लेंज ने देखो इसमें थोड़ा सा और करेक्शन किया। वो क्या, उसने कहा कि जो इंड्यूस ईएमएफ, उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है और जो इंड्यूस करंट होता है, इस ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो करेगा, तो ये इंड्यूस करंट कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिसके कारण ये पैदा हुआ था, जिसके कारण ये जनरेट हुआ था, जो इंड्यूस ईएमएफ आया, जिस चीज के कारण आया था, किस चीज के कारण आया था, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण। तो जो इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है, ये इंड्यूस करंट उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। मतलब जिसके कारण ये जनरेट हुआ है उसी का अपोज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये नहीं चाहता है कि वो चेंज हो, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो। तो ये जो चेंज हो रहा है उसी को खत्म करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा।
यही है लेंज लॉ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, नोट करेंगे पहले। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, induced current will try to oppose its cause of origin. Induced current will try to oppose its cause of origin. It means it will oppose the change in magnetic flux. It means it will oppose the change in magnetic flux. मतलब देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण इंड्यूस करंट आया था, ये उसी का अपोज करता है, उसको चेंज होने के लिए मना करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, चेंज ना हो। तो देखो, ये अपने ही ओरिजिन का अपोज करना स्टार्ट कर देता है। ये है लेंज लॉ। तो देखो, यदि हम बात करें इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में, वहां बताया था कि डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है, लेकिन इसने डायरेक्शन के बारे में बताया कि जो इंड्यूस करंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी जो इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है इसका अपोज करेगा। तो उसने फिर थोड़ा सा करेक्शन क्या किया, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दिया था उसने, इसने वैल्यू दिए E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ये जो माइनस साइन आ रहा है बेटा यहां, ये फ्रॉम लेंज लॉ है, और जो मैग्नीट्यूड है ये उसने फैराडे ने दिया था। तो देखो, इंड्यूस ईएमएफ का फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। ठीक है बेटा, ये लेंज लॉ है। लेंज लॉ में एक नोट भी लिख लेंगे, चलो नोट इसको बाद में लिखेंगे, हम अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा पहले इन सबको समझेंगे, क्योंकि ये सब बातें शायद हो सकता है ये कैसे हो रहा है, इन सबको समझते हैं। तो लेंज लॉ के बाद में लिख दिया माइनस डी फाइव बाई डी टी। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ दे रखा है कि टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, उसके बारे में ग्राफ दे रखा है। कैसा, कुछ ऐसे, पहले इंक्रीज हुआ स्ट्रेट लाइन वेरिएशन से, फिर ये कांस्टेंट रहा, फिर ये डिक्रीज हुआ ऐसे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ। प्लॉट इंड्यूस ईएमएफ विद टाइम। इंड्यूस ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो, हम कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। बेटा डी फाइव बाई डी टी ये तो इसका स्लोप है ना, मैंने बताया था किसी भी कर्व का स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब y पे तो यहाँ फाइव है और x पे यहाँ t है, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बन जाएगा डी फाइव बाई डी टी। इसका मतलब डी फाइव बाई डी टी कुछ और नहीं, इसका स्लोप है, और उसका नेगेटिव करना है, मतलब जो स्लोप है उसका निगेटिव ग्राफ बनाना है अपने को। तो ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं इंड्यूस ईएमएफ का टाइम के साथ। यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप की है तो उसके आगे निगेटिव साइन लगेगा, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब कांस्टेंट होगा और निगेटिव में होगा, तो ये आएगा पहले। इसके बाद देखो यहां इसका स्लोप जीरो हो गया, तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद स्लोप निगेटिव है तो एक निगेटिव और लग करके ये पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसा ऐसा इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनेगा। बोल कोई दिक्कत? ऐसे मान लो हमें कर्व दे रखा है, फाई टी कर्व दे रखा है, कुछ ऐसे साइन कर्व दे रखा है। तो इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ बनाना है, तो मैं कहूंगा फाई एक साइन कर्व है, तो मैं ऐसे कुछ मान लू इसको, फाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी ये हो जाएगा ए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है माइनस ए कोस ओमेगा टी आ जाएगा। मतलब
माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि वो फॉर्मूले में है बेटा। तो इंड्यूस ईएमएफ का टाइम के साथ यदि ग्राफ बनाओगे तो माइनस कोस का बनेगा। कोस होता है ऊपर से स्टार्ट, तो माइनस कोस होगा यहाँ से स्टार्ट ऐसा। बोलो हो जाएगा नहीं? ये ए के साथ ओमेगा भी बाहर आएगा, वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। बाकी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो यदि हमें फाई का टाइम के साथ ग्राफ दिया है तो मैं वहां से इंड्यूस ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ उसके स्लोप से बनाता हूँ, या फिर उसको डिफरेंशिएट करके बनाता हूँ, एक ही बात है दोनों। इसमें कोई दिक्कत? लेंज लो को लिख लेंगे बेटा, नोट करेंगे। लिख लिया होगा बेटा लेंज लो। ठीक है। अब देखो लेंज लो और फैराडे लो की बात कर चुके हैं। अब एक बार हम फैराडे ने ये जो लॉज दिए थे ये किन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए थे उनकी बात करते हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में 3 एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो यूज लिया, एक बार मैग्नेट का यूज लिया और कोयल वाइंडिंग्स का यूज लिया। तो देखो एक्सपेरिमेंट जो पहला था उसका एक सेटअप बनाते हैं। उन्होंने एक सर्कुलर कोयल ली, ठीक है। इस सर्कुलर कोयल से एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया इसमें। गैल्वेनोमीटर बेटा इसलिए अटैच किया जिससे हम पता कर सके कि इस कोयल से करंट फ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इसके पास यहां इसकी एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेट रखा, बार मैग्नेट। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। मान लिया ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी रही होंगी नॉर्थ से बाहर निकलती हुई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। एक ऐसे है, ऐसे कुछ। ऑब्वियसली इधर भी रही होंगी लेकिन उनसे अपने को मतलब नहीं है, हमें उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझना है। देखो ये मैग्नेट यहां पे है, ये तो फिक्स है कोयल तो। इसने इस बार जो ये कोयल लिया है इसको फिक्स रखा है, मैग्नेट को मूव करवा रहा है। मैग्नेट को मूव करवाने के लिए क्या करता है देखो, मान लो पहले वो इधर की तरफ मूव करवा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो जब इसने इस कोयल को फिक्स रख के इस मैग्नेट को ऐसे मूव करवाया तो उसने ऑब्जर्व किया कि कोयल में एक डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। यहां जो गैल्वेनोमीटर है इसने एक डिफ्लेक्शन दिखाया, जब वो उसको मूव करता वो डिफ्लेक्शन दिखाई देता। तो उसने सोचा कि ऐसा कुछ क्या चेंज हो रहा है जिससे इस कोयल में करंट स्टार्ट हो गया। फिर उसने क्या किया, इस मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया। अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ, पहले वो पास लेके जा रहा था अब उसको दूर लेके जाने लगा। तो देखो इसी एक्सपेरिमेंट में देखो सेकंड सेटअप उसने कुछ ऐसा बनाया। ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल रखा, साउथ पोल रखा भी, लेकिन इस बार इसको इधर दूर की तरफ मूव करवा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस से वही हैं। ऐसे इस बार इसको दूर मूव करवाया। तो जब इसको दूर लेके गए तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया है वो चेंज हो गया। बोथ साइड डिफ्लेक्शन वाला गैल्वेनोमीटर है वो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब करंट यदि क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो एक तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, यदि करंट उसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लग जाए
तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया। तो उसने ऑब्जर्व किया कि जिधर डिफ्लेक्शन इस बार आया इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दूसरी बार दिखाई दिया उसको। फिर उसने क्या किया, इस मैग्नेट को रोक दिया। वो तो फिक्स था ही, ये तो फिक्स था ही, इसको भी इस बार इसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया थर्ड केस में। तो यहां इसने ये कॉइल लिया, यहां पे इसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया, ये मैग्नेट है नॉर्थ और ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से बना देता हूं। इस बार ये भी फिक्स है और ये भी रेस्ट पे है। तो देखो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जब इन दोनों को यहां फिक्स कर, दोनों को फिक्स कर दिया कि ये यहां पे, ये यहां पे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। यदि इसको इधर मूव करवाया तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आया, तो दूर की तरफ मूव करवाया तो उसका अपोजिट डिफ्लेक्शन आया, और इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आया। ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट था। अब देखो, अब हम उसने जो लॉज दिए थे उसके बेसिस पे देखते हैं कि उसने कैसे उसको सोचा होगा। तो देखो एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि इसमें मैग्नेट डिफ्लेक्शन आया, वो देखो रीजन क्या है। ये इसकी फील्ड लाइंस हैं। मुझे पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उससे पास कर रही हैं। अब जब इस मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा तो ये फील्ड लाइंस देखो, अभी तक तो ये सिर्फ ये 3 फील्ड लाइंस इसके अंदर है। जैसे ये पास जाएगा तो ये वाली भी इसके अंदर आने लग जाएगी, और पास जाएगा तो इसकी और भी, इसकी बहुत सारी फील्ड लाइंस। हमने तो कुछ लाइंस बनाया है दिखाने के लिए। तो जब और पास में जाएगा तो और ज्यादा फील्ड लाइंस इससे पास करने लग जाएंगे। मतलब फील्ड लाइंस बढ़ने का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से इंक्रीज हो जाएगा। किस डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन का इंक्रीज होगा। तो इसका ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ है इसका अपोज करने के लिए वो इंड्यूज ईएमएफ, इंड्यूज करंट जनरेट करेगा, उस वो डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दिया। तो ये देखो, ये जो इंड्यूस करंट होगा कुछ ऐसा होगा जो इस डायरेक्शन के मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है। सेकंड केस में जब इसको दूर लेके गए तो देखो अभी ये 3 फील्ड लाइंस इसके अंदर थे, जब इसको दूर लेके जाएंगे तो फील्ड लाइंस इससे कम हो जाएंगी। जैसे ये दूर जाएगा तो इसका जो फ्लक्स इससे पास कर रहा है, इसका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से पास कर रही है वो डिक्रीज हो जाएंगी जैसे जैसे दूर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन का जो फ्लक्स है इस बार अब वो डिक्रीज होने लग गया। पहले वो इंक्रीज हो रहा था, अब डिक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज हो रहा था ये, तब तो वो करंट जो है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको वापस से कांस्टेंट करने के लिए इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। इस बार कोई फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो इसको कोई दिक्कत भी नहीं है, ये कोई करंट इंड्यूस नहीं करेगा। तो देखो पहले केस से अपोजिट डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन आएगा और इस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये इन लॉज के थ्रू देखो हमने एक्सप्लेन किया। इसमें कुछ रोल लेंज लॉ का भी लिया है। फैराडेज ने सिर्फ ये नहीं बताया था कि अपोज करता है, लेकिन लेंज ने बताया कि अपोज करता है, और ये सारी चीजें यहाँ एक्सप्लेन भी हो रही है। देखो यदि हम डायरेक्शन की यदि बात कर लें तो देखो जब ये इंक्रीज करेगा तो मैं मान लो इधर से देख रहा हूं, इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ऐसे ऑब्जर्वर इधर है। तो देखो यहां से जब इधर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये करंट कुछ ऐसे इंड्यूस होगा जिससे इस करंट के, अब देखो ये करंट फ्लो करेगा तो एक कॉइल से जब करंट फ्लो करता है तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होना स्टार्ट कर देती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करके थंब की डायरेक्शन से निकालते हैं। हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देख चुके हैं। तो देखो इधर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसके अपोजिट, इसको कम करने के लिए इसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और इधर की तरफ फील्ड जनरेट करने के लिए करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए। तो इधर जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा कि करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव रोटेट कर रहा है। इस साइड से देखने पे उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लो यहां से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में जो ऑब्जर्वर होगा इस बार इधर की तरफ डिक्रीज हो रहा है तो उधर की तरफ बढ़ाने के लिए उधर ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा,
और उधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए तुम ही बताओ करंट कैसे होना चाहिए, क्लॉकवाइज, ताकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाए। तो इधर से क्लॉकवाइज होगा, तो इसको दिखेगा क्लॉकवाइज करंट। और इसमें जीरो, कोई करंट फ्लो करना दिखाई नहीं देगा उसको। तो इसको इस बार ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट 1। उसने एक कोयल और एक मैग्नेट के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट 1 को किया। नेक्स्ट की बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 2। पहले इसको बेटा नोट कर लो, फिर एक्सपेरिमेंट 2 पे चलते हैं। लिख लिया होगा बेटा? एक्सपेरिमेंट 2, इस बार उसने क्या किया, जिस कॉइल को फिक्स किया था उसको इस बार मूव करवा रहा है, और जिस मैग्नेट को मूव करवा रहा था इस बार उसको रेस्ट पे रखा है। मतलब इस बार कॉइल मूव करवा के देखा मैग्नेट, उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कुछ मैग्नेट के मूव करने से हो रहा, तो उसने सोचा कि चलो इस बार मैग्नेट को रेस्ट पे रखते हैं और कॉइल को मूव करवाते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये कॉइल है और इसके एक्सिस पे ये मैग्नेट है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तो फिक्स्ड है, और इसको मान लो इधर की तरफ मूव करवा रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से। तो देखो वापस से इसकी फील्ड लाइंस तो ऐसी होंगी बेटा, ऐसे कुछ। जब इसको फिक्स रखा, बताओ इसको मूव करवाएंगे तो तुम ही बताओ क्या होने वाला है। हमें पता है चाहिए इसको मूव करवाओ, इसको मूव करवाओ, ये लाइंस तो इसके अंदर जैसे बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बढ़ जाएगा, तो वापस से इसका क्या करेगी, अपोज करेगी। बिल्कुल सही है, ये जैसे ही फ्लक्स उधर की तरफ वाला बढ़ेगा, ये उसको डिक्रीज करने के लिए करंट स्टार्ट कर देगी, और वो कैसे आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर से देखने पर। तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा और ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। अब देखो इसमें भी उसने वही तीनों चीजें रिपीट की कि पास लेके आई, दूर लेके गए, रेस्ट पे रखा। तो वापस से देखो दूर लेके जाएंगे इसको तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ जाएगा, और रेस्ट पे रखेंगे तो कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। ये उसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट था। तो उसने ये तो दोनों से पता कर लिया कि चाहे किसी को मूव करो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कि इस कॉइल से फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ये उसका ऑब्जर्वेशन था। ये चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट नहीं होगा, ये चेंज होगा तो इंड्यूस करंट आएगा। फिर एक्सपेरिमेंट थर्ड किया उसने। इस बार उसने क्या किया, मैग्नेट नहीं ली, दो कॉइल ले ली। ये दो कॉइल है, ठीक है। एक के साथ उसने गैल्वेनोमीटर अटैच किया, और दूसरे के साथ उसने एक सर्किट अटैच किया जिसमें एक बैटरी लगाई, एक रियोस्टेट लगाया, एक की लगाई। ऐसा कोई सर्किट बनाया उसने। अब देखो इस बार क्या किया इसने, यहां ऑब्जर्व है मान लो, इसने क्या किया, पहले ये की ओपन थी, मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, और ये सेटअप उसने रखा हुआ था। फिर इसने क्या किया, जैसे इस की को बंद किया तो अचानक से इसमें करंट आया। जैसे इसमें अचानक से करंट आया, उसने देखा कि वहां भी डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। मतलब इस की को प्रेस करने से अचानक से वहां डिफ्लेक्शन आया, और इसको जब सर्किट को वापस से बंद किया, सर्किट में जब करंट वापस से खत्म हुआ तो उसमें फिर डिफ्लेक्शन आया और वो अपोजिट डायरेक्शन में आया। ये उसका ऑब्जर्वेशन था। यदि ये एज इट इज इसको रखा जाए, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, अचानक से बंद कर रहे हैं, अचानक से ऑफ कर रहे हैं
तो दोनों केस में उसको डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। फिर उसने क्या किया, ये जो रियोस्टेट लगाया था, इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करना स्टार्ट किया। जब ये रेजिस्टेंस चेंज करना स्टार्ट किया तो इसका जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रियोस्टेट को मूव होने से इसका करंट चेंज हुआ तो देखा कि यहां भी डिफ्लेक्शन लगातार दिखाई दे रहा है। जब तक हम वो करंट चेंज करते जा रहे तब तक वो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। इसका मतलब उसने कहा कि जरूरी नहीं है मैग्नेट लें, यदि हम दो कोयल भी लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो मैग्नेटिक कोयल है वो एक मैग्नेट की सॉरी एक करंट कैरिंग कोयल जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये कोयल एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है और इसका करंट चेंज कर रहे हैं तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो रहा है, और इस मैग्नेटिक मूवमेंट के चेंज होने के कारण वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, इंड्यूस करंट। तो ये उसका थर्ड एक्सपेरिमेंट था। अब देखो हम इसके लेंज लॉ का यूज करके इसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो ऑब्जर्वर है, ये इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। और मैंने कहा सपोज करंट इंक्रीज हो रहा है, मान लिया उसने करंट क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है और वो इंक्रीज हो रहा है। अब इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी वो कुछ ऐसी होंगी बेटा, इस टाइप से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे भी तो होंगी इससे पास करेंगी, जो ऐसे हम जानते हैं कि ये भी इससे पास करेंगी, ऐसे कुछ होगा। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही होंगी। अब जब ये करंट बढ़ेगा तो ये फील्ड लाइंस की संख्या भी क्या है, बढ़ जाएगी, नंबर इनका बढ़ जाएगा। मतलब इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इधर की तरफ क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। जब इधर की तरफ मैग्नेटिक, देखो फील्ड जिधर है फ्लक्स उधर की तरफ ही बढ़ेगा। इधर की फील्ड बढ़ेगी तो इधर का फ्लक्स बढ़ेगा, इधर की फील्ड घटेगी तो इधर का फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो ये करंट बढ़ाने से इसका जो फील्ड है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और इसका फील्ड इससे पास कर रहा है तो इससे फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज होता हुआ देख के कुछ ऐसे करंट इंड्यूस करेगा कि ये इधर का फ्लक्स को कम करने की कोशिश करे, और कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इसको खुद की इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। अब इसकी फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब इधर की तरफ, तो करंट इसको क्लॉकवाइज फ्लो कराना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो करंट है वो क्लॉकवाइज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको दिखाई देगा क्लॉकवाइज। ये है इंड्यूस करंट, और डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से ही दिखानी पड़ेगी। फैराडे ने सिर्फ ये बताया कि ऐसा पॉसिबल है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में उसने नहीं बताया। डायरेक्शन के लिए लेंज ने बताया था। तो हम दोनों लॉज को लगा करके फाइनली पता करेंगे कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा और क्यों होगा और कितना होगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये पता लगा लिया कि दो कोयल भी हैं, एक कोयल में करंट में चेंज आएगा तो इसके कारण दूसरे में इफेक्ट आएगा और उसमें इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये था बेटा फेराडेज एक्सपेरिमेंट, जो उसने जिस बेसिस पे उन्होंने फाइनली बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक यदि किसी कोयल से चेंज होगा तो उस कोयल में इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जिसके कारण इंड्यूस करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और इस इंड्यूस करंट की जो वैल्यू है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगी। उसने कहा कि इस मैग्नेट को यदि मैं धीरे धीरे मूव करवाता हूं तो इसमें जो करंट है वो कम इंड्यूस होगा, लेकिन यदि इसको मैं अचानक से मूव करवाता हूं तो करंट जो है अचानक से ज्यादा करंट जनरेट हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी, इसको मूव करवाने की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए। लेंज लॉ पे प्रैक्टिस करेंगे। नोट कर लो बेटा इसको। लिख लिया होगा बेटा? चलो एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पे ही। नोट देखो बेटा, हमें पता है कि ये जैसे मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, कोयल को मूव करवा रहे हैं, तो इंड्यूस करंट आ रहा है, इसका अपोज हो रहा है। तो देखो जब इस मैग्नेट को पास लेके जाएंगे, इस मैग्नेट को पास लेके जाएंगे
तो ये कोयल इसको पास आने के लिए मना करेगी, अपोज करेगी इसका। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चाहेगी कि इधर आने से इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, तो कहेगी मत आओ, रोकने की कोशिश करेगी। तो रोकने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस कोयल को इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये कोयल जब इसको पास लेके जा रहे होंगे, हम इसको जबरदस्ती इधर पास लेके जा रहे होंगे, लेकिन वो कोयल इसको मना करेगी आने से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स के कारण यदि हमें इस मैग्नेट को लगातार मूव करवाना है, तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना ही पड़ेगा। यदि फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये पास नहीं जाएगी। तो हम जब फोर्स लगाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, लगातार हम वर्क किए जा रहे हैं, तो ये वर्क जा कहां रहा है? एक्चुअल में ये वर्क जो है यहाँ इलेक्ट्रिक फॉर्म में जनरेट हो गया। यदि हम इसको मूव करवाएंगे तो ये यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यदि हम मूव नहीं करवाएंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करेगा यदि सर्किट में हमने एक बल्ब लगा रखा है तो बल्ब जलना स्टार्ट हो जाएगा। यदि हम मूव कराना बंद कर देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। यदि हम इसको मूव करवाएंगे तो वो बल्ब जलेगा। इसका मतलब यहाँ कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है। बल्ब जल रहा है मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है। ये एनर्जी कहां से आई? अपने आप थोड़ा जनरेट होगी। एनर्जी को तो अपने आप तो जनरेट नहीं हो सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब इस मैग्नेट को हम पास लेके जा रहे हैं तो हमें कुछ पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, और ये जो हमारा वर्क है ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में बाहर आ गया। तो देखो, एक प्रकार से इसने मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिक वर्क में चेंज कर दिया। तो यहां ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि ऐसे एनर्जी जनरेट कर ली हमने, नहीं, हमने सिर्फ एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन किया है। तो लेंज लॉ जो है ये बताता है कि जो ये लेंज लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है, उसके अकॉर्डिंग है। एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि इसको दूर लेके जाएंगे, तुम कहो सर दूर लेके जाओगे तो देखो क्या होगा। जब इसको दूर लेके जाएंगे तो इस बार ये दूर जाने के लिए भी मना करेगी। ये ना तो ये पास लाना चाहती है ना दूर जाना चाहती है, क्योंकि हमें पता है कि ये पास लाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो उसको घटाने के लिए दूर भेजेगी। दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए पास अट्रैक्ट करना चाहेगी। तो जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स इधर लगाएगी। अब इधर फोर्स लगाएगी और हमें ले जाना है इधर, तो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? इधर की तरफ। जब हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो देखो, फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर कर रहे हैं, तो वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्क करेंगे तो ये वापस से किस में निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो फाइनली हमें तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा यदि इसको डिस्प्लेस करना है। तो छोड़ देंगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना ये फोर्स लगाएगी ना हम फोर्स लगा रहे हैं, रुकी रहेगी यहाँ पे, ये यहाँ पे रुकी रहेगी, तो कोई एनर्जी जनरेट यहाँ पे नहीं होगी। वेलोसिटी देके फेंक देंगे तो धीरे धीरे वो वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो सारी एनर्जी किस में निकल गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में निकल गई। तो इसका मतलब ये है कि जो लेंज लॉ है ये एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, तो यहां नोट करके लिख भी लेंगे उसको। एक्सप्लेनेशन मैंने समझा दिया है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिख पाऊंगा। यदि किसी को लिखना है तो इसी एक्सप्लेनेशन को अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए जगह छोड़ सकते हो बाद में। ठीक है, यदि लिखना चाहते हो तो वैसे आना चाहिए हमें समझ में कि क्यों वर्क एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, तो बेटा नोट में लिखेंगे लेंज लॉ is in accordance to conservation of energy, ठीक है, मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन ही है एक प्रकार से, ये ध्यान रखना। और छोटी सी जगह छोड़ दो, खुद से एक्सप्लेन कर लेना कि ऐसा क्यों है कि हम इसको पास लेके जा रहे हैं तो ये रिपेल करेगी, इधर फोर्स लगाएगी, इसके लिए हमें कुछ पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव वर्क इलेक्ट्रिक फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअल में फाइनली क्या कर रहे हैं हम, मैकेनिकल जो वर्क है उसको हम इलेक्ट्रिकल वर्क में चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, ओके बेटा नोट कर लो, मिटा देता हूं। देखो बेटा, ये था फैराडे लॉ। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो एक तरीका और है
ये तो एक्सपेरिमेंट है, हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन आगे से हमें जब डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी करंट की तो कैसे निकालेंगे। ये कोयल है, इसके एक्सिस पे ये मैग्नेट रखा है, ठीक है, यहां साउथ है और यहां नॉर्थ। ऑब्जर्वर इधर से ही ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अब इस मैग्नेट को मान लिया हम इधर की तरफ मूव करवा दें और ये रेस्ट पे है, इसको पास लेके आए, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है कि इस ऑब्जर्वर को क्या डायरेक्शन में करंट फ्लो करता हुआ दिखाई देगा, इंड्यूस करंट। सभी में आगे जितने भी केस हम करेंगे उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ही निकालना है। ऑब्जर्वर मैं बताऊंगा, ये ऑब्जर्वर इसलिए बता रहा हूं कि इधर से देखेंगे तो करंट यदि क्लॉकवाइज है, तो यही यदि ऑब्जर्वर उधर से देखेगा इस कॉइल से उधर से, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। सोच के देखो, यदि एक ऐसे कॉइल है, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो यहां से देखेंगे तो हमें वो क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन ये ही कॉइल में ऐसे इधर से आकर के देखेंगे तो ये उधर से दिखने वाला क्लॉकवाइज इधर से एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। इसको ऑब्जर्व कर सकते हो खुद से, तो इसलिए मैंने ऑब्जर्वर बताया, तुम्हें बताना इंड्यूस करंट क्या होगा। तो अब देखो, एक तरीका तो वही है जैसे हमने बताया, साउथ है तो साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ऐसे आएंगी, जैसे हम इसको पास ले जाएंगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस इधर की तरफ आने लग जाएंगी, ज्यादा फील्ड लाइंस आएंगी तो इधर की तरफ फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो ये उधर की तरफ फ्लक्स जनरेट करने की कोशिश करेगा, उधर की तरफ फील्ड जनरेट करने की कोशिश करेगा, उधर की तरफ फील्ड के लिए इसको ऐसे करंट फ्लो करना पड़ेगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसको दिखेगा क्लॉकवाइज, ठीक है ऐसे। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका देखो क्या है, हमें पता है जब इस मैग्नेट को पास लेके जाएंगे, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, वो मैं बताने जा रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूं लेक्चर में कि यदि एक सर्कुलर कोइल है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, इधर से देखने पे यदि करंट हमें क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसको हम देखते हैं साउथ की तरफ, मतलब इधर की तरफ, इस कोइल का जो साउथ पोल है मेरी तरफ होगा और नॉर्थ पोल इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैंने बताया था कि एक करंट कैरिंग कोइल जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका साउथ पोल जो है वो इधर होगा, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये मतलब नॉर्थ है, मैं बता चुका हूँ ये पहले। तो मतलब इधर से देखने पे मेरे को नॉर्थ पोल दिख रहा है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज का है। अब देखो इसके बेसिस पे हम कैसे सोल्व करते हैं। साउथ पोल को जब हम इसके पास लेके जाएंगे तो मुझे पता है कि ये पास आने का अपोज करेगी, ये इस मैग्नेट को पास लाने के लिए मना करेगी। मना करने का मतलब है कि ये इस मैग्नेट पे रिपेल करेगी, इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। अब एक बात देखो, मुझे पता है एक मैग्नेट ये है, ये भी एक मैग्नेट ही तो है, तो दोनों मैग्नेट जो है, अब देखो कौन इस साउथ पोल के पास इस मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आए जिससे ये इसको रिपेल करे। तो देख, एक चीज तो शायद मेरे ख्याल से सभी को पता होगी, यदि दो मैग्नेट हैं, दोनों के सेम पोल पास में लेके आएंगे तो रिपेल करेगी, और दोनों के अपोजिट पोल पास में लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेगी। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, जैसे प्लस क्यू को रिपेल करता है, ऐसे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, लेकिन नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। जब हम इसको पास लेके आ रहे हैं तो ये साउथ पोल है यहाँ पे, तो यहाँ कौन सा, इधर की तरफ कौन सा पोल बनाए जिससे इसको रिपेल करने लग जाए। तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि इधर साउथ पोल होना चाहिए, इधर नॉर्थ पोल होना चाहिए। तो जैसे ये साउथ साउथ पास में आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होना चाहिए, और इधर से साउथ पोल जनरेट हो रहा है, तो बताओ इस आंख को क्या दिखेगा, साउथ दिखेगा। साउथ मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब देखो इसको बिल्कुल आसानी से कैसे करते हैं, दोबारा से एक क्वेश्चन करते हैं। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसको इधर ले जा रहे हैं वी वेलोसिटी से, ठीक है, ये आंख है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये दूर जा रही है, दूर जा रही है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश, रोकने की कोशिश करेगा, नहीं चाहता कि ये दूर जाए या पास आए। तो देखो दूर जा रही है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। बताओ यहाँ साउथ किसको अट्रैक्ट कर सकता है, नॉर्थ को, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, इधर से क्या दिखेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बार ऑब्जर्वर इधर है,
ठीक है, ये जो कोयल है ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से इधर, ये सॉरी मैग्नेट, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड। इस ऑब्जर्वर के लिए बताना है कि किधर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस कोयल में। तो देखो सिंपल सी बात है, ये 2, ये 3, 5, तो देखो मुझे पता है 2, तो दोनों यदि दोनों 2 से जाती तो वो तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता। लेकिन ये तेजी से इसके पास जा रही है, इसका मतलब दोनों के बीच की जो सेपरेशन है क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब हमें वो वाला केस लेना जब दोनों के बीच की सेपरेशन कम हो। अब सोचो जब दोनों के बीच में गैप कम होगा तो ये मैग्नेट क्या कहेगी उसको कि पास मत आओ, मतलब वो रिपेल करेगी। अब ये नॉर्थ है तो बताओ क्या जनरेट करूं यहाँ पे जाके रिपेल करे, तो सिंपल सी बात है यहाँ नॉर्थ जनरेट कर दो, दोनों रिपेल करेंगे, पास आना बंद हो जाएगा। तो नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या आएगा, साउथ, और हमें इस ऑब्जर्वर को इधर से दिखेगा साउथ, ना कि नॉर्थ। तो साउथ के लिए इसको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। बोलो कोई दिक्कत, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे 2 कॉइल हैं, ऑब्जर्वर यहां है, ये करंट इस ऑब्जर्वर को, इसमें जो करंट है क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, और करंट जो है वो बढ़ रहा है। इसका करंट बताना है, डायरेक्शन क्या होगी ये बताना, इंड्यूस की। तो देखो मुझे पता है ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। बताओ इस ऑब्जर्वर को यदि क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इधर की तरफ कौन सा पोल बना होगा, तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज तो साउथ पोल बना होगा। तो मतलब इधर की तरफ जो है इसका साउथ पोल, इधर की तरफ नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत, ओके। करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो ये फ्लक्स बढ़ेगा, करंट यदि बढ़ेगा यहाँ पे तो इससे फ्लक्स बढ़ेगा, तो घटाने की कोशिश करेगा। अब एक बात बताओ, दोनों कोयल को पास लाऊं तो घटेगा या दोनों कोयल को दूर ले जाऊं तो घटेगा? हम चाहते हैं कि फ्लक्स घटे, हम चाहते हैं कि इससे जो पास कर रहा है फ्लक्स घटे। क्यों? क्योंकि इससे करंट बढ़ेगा तो ये ज्यादा फील्ड लाइंस जनरेट करेगी, तो हम चाहते हैं कि इससे कम पास करे, तो इसके लिए इसको दूर ले जाना पड़ेगा। अब बताओ ये कोयल यदि इसको दूर भेजना चाहती है तो रिपेल करे या अट्रैक्ट करे? सिंपल सी बात है, रिपेल करनी चाहिए तभी तो दूर जाएगी। तो देखो साउथ के पास यहाँ कौन सा पोल जनरेट करूं जिससे रिपेल करे, तो साउथ जनरेट करो। तो यहाँ क्या करो, नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ है तो इसको आंख को क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से डायरेक्शन निकालते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे और एक आध क्वेश्चन करते हैं। देख लिया होगा बेटा? ठीक है, ये कोयल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, ये वर्टिकल प्लेन है, नीचे की तरफ दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड आई, मतलब ये वर्टिकल प्लेन है और ये जो कोयल है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है। ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है। इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, फ्री फॉल हो रही है। ठीक है, फ्री फॉल है, मतलब इसको गिरा दिया यहां से। मुझे पता है कि गिराएंगे तो इस पे तो नेट फोर्स mg लगेगा ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे गिराते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो g के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अब देखो ये कोयल यहाँ इसके एक्सिस पे गिरा दिया इसको हमने, यहाँ पे नॉर्थ पोल पास में। तो देखो कुछ पोजीशन में बता रहा हूं जहां पे बताना है कि एक्सेलरेशन जो है इसका, एक ये पास करके जब ये यहां आ जाएगी तो यहां साउथ रहेगा और यहां नॉर्थ रहेगा। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ठीक है। हमें बताना है कि दोनों पोजीशन पर, दोनों पोजीशन के लिए बताना है कि जो मैग्नेट का एक्सेलरेशन है वो g से बड़ा है, g के इक्वल है, g से छोटा है, क्या नहीं बता सकते?
acceleration of magnet is A option greater than g, या सिर्फ A option A is greater than g, B option A is less than g, C option A is equal to g, D option cannot say। दोनों पोजीशन के लिए बताना है। तो देखो पहले तुम आंसर दो पोजीशन 1 के लिए, दोनों के लिए निकालो, दोनों पोजीशन के लिए आंसर निकालो, पोजीशन 1 का भी पोजीशन 2 का भी। चलो हम सोल्व करते हैं। पोजीशन 1 पे यदि बात करें, इस पोजीशन पे, तो देखो जब इसको फ्री फॉल होगा तो नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगी, तो ये तो mg लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब ये पास आएगी तो ये इसको मना करेगी, मत आओ, ये तो फिक्स है। ये कॉल करेगी मत आओ, रिपेल करेगी, क्यों नहीं चाहती ये पास में आए, क्योंकि ये पास में आने से इसमें दिक्कत होती है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए वो आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स बोल लगेगा नहीं। तो यदि इसके ऊपर केवल mg फोर्स लगता तो उस केस में ये g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो देखो मुझे पता है mg तो बहुत ज्यादा वैसे ही होगा, तो इसका मतलब पक्का है कि नेट फोर्स इस पे mg से कम हो जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो लेस देन g हो जाएगा। पोजीशन 1 के लिए एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन g हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एक फोर्स लग गया। और पोजीशन 2 बताओ सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, चलो पता कर लेते हैं। नीचे mg है बेटा, अब ध्यान से देखो यहां पे जब ये है तो ये दूर जा रही है, इससे नीचे की तरफ जा रही है। अब जब ये अंदर जैसे पास में आई तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, अब ये दूर जाएगी तो ये घटने लग जाएगा। तो देखो जब पास आ रही थी तो वो पास आने से मना कर रही थी, जब पास आ गई तो अब कहते हैं दूर क्यों जा रहे हो। देखो ये तो नेचर में क्या करूं, अब देखो ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये दूर जाने की कोशिश करेगी, दूर जाने के लिए भी मना करने लग जाएगी, दूर मत जाओ अब पास आ चुके हो। तो इसका मतलब इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस बार फिर से देखो वापस से mg था, इसने mg को थोड़ा नेट फोर्स mg से कम कर दिया, तो एक्सेलरेशन फिर से क्या आ जाएगा, a लेस देन g। दोनों केस में आंसर a लेस देन g आने वाला है, चाहे ऊपर से गिर रही हो चाहे नीचे से दूर जा रही है। ठीक है बेटा, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें हमने डायरेक्शन की बात की है, या कुछ इसमें कुछ एक्सेलरेशन की बात की है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके मैग्नीट्यूड के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।